भैरव सिंह नाम का एक पुलिस वाला था जो बड़ा ही लालची और निष्ठुर था। गांव के सभी लोग उससे बहुत डरते थे क्योंकि वो आए दिन किसी न किसी को अपनी वर्दी के रौब पर धमकाया करता था। क्यों बे हरिया, पिछले 2 महीनों का हफ्ता नहीं भेजा तूने? हाँ? लगता है तुझे सबक सिखाना पड़ेगा। नहीं नहीं साहिब, ऐसी बात नहीं है। मेरी बिटिया की तबीयत बड़ी खराब है, अभी भी वो अस्पताल में है। बस उसी के इलाज में बहुत पैसा खर्च हो रहा है। तेरी बिटिया बीमार है तो इसमें मैं क्या करूं? देख हरिया, आज शाम तक थाने में हफ्ता जमा ना हुआ ना तो कल तेरे इस थैले की जिम्मेदारी मैं ना लूंगा। ऐसा ना बोलो माए बाप। हुजूर सुनिए तो, हुजूर। मगर भैरव सिंह उसकी एक ना सुनते हुए वहाँ से चला जाता है। बेचारा हरिया उदास होकर अस्पताल की ओर चल पड़ता है। अजय, क्या हुआ? इतने उदास क्यों लग रहे हो? हरिया ने अपनी पत्नी को सारी बात बताई। ये लीजिए, इसे गिरवी रखकर जो भी पैसे आएंगे उससे अपना थैला बचा लीजिए। लेकिन कमला हरिया को समझाती है कि थैले का बचना कितना जरूरी है। हरिया कमला की बात मानकर वो मंगलसूत्र गिरवी रख देता है और जो पैसे मिलते हैं वो भैरव सिंह को दे देता है। अब आया ना ऊंट पहाड़ के नीचे, आगे से हफ्ता ठीक टाइम पे देना। इस तरह से भैरव सिंह सभी दुकानदारों से और ठेले वालों से पैसे लूटता था। उसका ये लालच दिन ब दिन बढ़ता ही जा रहा था। अब तो वो लोगों को डरा धमका कर पैसे वसूल करने लगा था। जरा बाहर आओ। जी साहब, मेरे पास सब कागजात है, चालान भी भरा हुआ है। वो सब ठीक है, लेकिन पैसा तो देना ही पड़ेगा। किस बात का पैसा साहब? किस बात का पैसा? अभी बताता हूँ। तू गाड़ी बहुत तेज चला रहा था और तूने शराब भी पी के रखी है। अरे नहीं साहब, ये आप क्या बोल रहे हो? क्यों झूठ मूठ के इल्जाम लगा रहे हो? मैं एक गरीब आदमी हूँ। अच्छा, गरीब आदमी के पास क्या खुद का ट्रक हो सकता है भला? हाँ, चल चल चुपचाप पैसे निकाल, वरना शराब पीकर गाड़ी चलाने के जुर्म में तुम्हें अंदर कर दूंगा। नहीं नहीं हुजूर, ऐसा मत कीजिए, बाल बच्चे वाला आदमी हूँ। ये लीजिए। ये क्या भिखारी समझा है क्या? 1000 रुपए निकाल। 1000 रुपए? ठीक है, अभी देता हूँ। सब इंस्पेक्टर रणवीर सिंह, तुम्हारी बहुत कंप्लेंट्स आई थी हमारे पास। गरीब लोगों को डरा धमका कर पैसा वसूल करते हो। जी वो मैं दोबारा ऐसी गलती नहीं करूंगा। तुम्हें सजा तो मिलनी ही चाहिए। 6 महीने के लिए तुम्हें सस्पेंड किया जाता है। इसके बाद तुम अपनी ड्यूटी फिर से ज्वाइन कर सकते हो। भैरव सिंह को अपने किए पे पश्चाताप हो रहा था, लेकिन अब बहुत देर हो चुकी थी। 6 महीने के लिए तुम्हें सस्पेंड किया जाता है। कुछ घंटों बाद भैरव सिंह को होश आया। अब आप खतरे से बाहर है। जी शुक्रिया डॉक्टर साहब। शुक्रिया मुझे नहीं, इस भले इंसान को कीजिए जिसने अपना खून देकर आपकी जान बचाई है। ये कौन? हरिया, तुम? बुरे वक्त में आखिर इंसान ही तो इंसान के काम आता है ना साहब जी। मुझे माफ कर दो। आखिरकार भैरव सिंह को अपनी गलती का एहसास हुआ और उसी दिन से उसने कभी भी लालच ना करने की कसम खा ली। ये कहानी है रमन, सुजाता और उनकी जुड़वा बेटिया रिद्धि सिद्धि की। रमन एक कुम्हार था जो मटके बनाकर बेचा करता था। उनके परिवार की अच्छी कट रही थी क्योंकि रमन के बनाए हुए मटके गांव वालों को बहुत पसंद आया करते थे। रमन दिन भर काम किया करता था और सुजाता उसे मदद किया करती थी। रोज सुबह उठकर वो नदी के तट तक जाता था। वहां से मिट्टी इकट्ठा करके वो अपने घर आता था और फिर मिट्टी से मटके बनाया करता था। समय के साथ उसकी तबीयत खराब होने लगी। उसने बिस्तर पकड़ लिया और फिर कुछ ही दिनों में वो चल बसा। हे भगवान, अब हमारा क्या होगा?
घर का करता धरता ही चला गया। अब हम क्या करेंगे? तीनों पर मानो दुख का पहाड़ ही टूट पड़ा था। जो मटके रमन बना के गया था वही बेचकर उनका गुजर बसर चल रहा था, लेकिन जल्द ही वो सभी मटके खत्म हो गए। हम लोगों को तो ठीक से मटके बनाना भी नहीं आता। अब हम क्या करें? तुम दोनों को मटके बनाना नहीं आता, लेकिन मुझे आता है। तुम दोनों रोज नदी के तट से मिट्टी लाना और मैं मटके बनाऊंगी। भगवान की कृपा रही तो सब ठीक हो जाएगा। जिसने दुख दिए हैं वही उनको दूर भी करेगा। अगले दिन से रिद्धि सिद्धि मटके बनाने के लिए मिट्टी लाने लगी। सुजाता ने मटके बनाना शुरू कर दिया, लेकिन उसके मटके रमन जैसे नहीं थे, इसीलिए ज्यादातर ग्राहकों को वो पसंद नहीं आते थे। ये वाला मटका कैसे दिया? सिर्फ 5 सिक्कों का। बाप रे बाप, 5 सिक्के इसके लिए? इसका तो मुंह भी बहुत छोटा है। मैं सिर्फ 3 सिक्के दूंगी, देना है तो दो। घर चलाने के लिए सुजाता मटके कम दामों में भी बेच दिया करती थी। फिर एक दिन सुजाता भगवान जी से प्रार्थना करने लगी। भगवान जी, कुछ ऐसा कीजिए कि ग्राहकों को मेरे मटके पसंद आए। रिद्धि सिद्धि दोनों बड़ी हो रही है। 2-3 साल में उन दोनों की शादी भी करनी होगी। अगर ऐसे ही चलता रहा तो ये सब कैसे होगा? कृपा कीजिए, मेरी मदद कीजिए। अगले दिन जब सुजाता मटके बना रही थी तो वहां से महाराज का काफिला गुजर रहा था। अलग प्रकार के मटके देखकर महाराज रुक गए। प्रणाम महाराज। प्रणाम। कितने अनोखे मटके हैं ना, बिल्कुल अलग। क्या कीमत है इनकी? महाराज, एक मटके के 5 सिक्के। बस 5 सिक्के? जी महाराज। आप एक दिन में कितने मटके बनाती हो? कभी 4 और कभी 5। तो क्या आप हमें 10 दिनों में ऐसे 50 मटके बना के दे सकती हो? हाँ महाराज, क्यों नहीं। तो ठीक है, आप ऐसे 50 मटके बनाना शुरू कर दीजिए। हमें 50 मटके चाहिए 10 दिनों में, और हम एक मटके के 10 सिक्के देंगे। धन्यवाद महाराज। ये रहे 100 सिक्के, बाकी के 10 दिनों बाद। सुजाता ने वो 100 सिक्कों की पोटली ले ली, लेकिन उसे अभी भी यकीन नहीं हो रहा था कि ये सब सच है। उस दिन से रिद्धि सिद्धि दिन में 3 बार मिट्टी लाने नदी पर जाया करती थी, और सुजाता पूरी लगन के साथ मटके बनाने लगी। वो दिन रात मटके बनाती रही और उसने 8 दिनों में ही सारे मटके बना दिए। बहुत अच्छे, आपने तो समय से पहले ही सारे मटके बना दिए। हम बहुत खुश हैं। ये लीजिए आपकी मेहनत के पैसे, और ये हमारी तरफ से आपके लिए एक उपहार। महाराज ने सुजाता को उपहार में 2 सोने की मोहरें दी। ये देखकर वो बहुत खुश थी। महाराज ने ये मटके अपने महल में लगवाए, जिसे देखकर गांव वालों ने भी सुजाता से मटके खरीदना शुरू कर दिया। सुजाता का मटकों का व्यापार अच्छा चलने लगा। उसने अलग अलग आकार के मटके बनाना शुरू कर दिया, और अब ये अलग दिखने वाले मटके ही सुजाता की पहचान थे। आखिर सुजाता की मेहनत से सुजाता को सफलता हासिल हुई, और रिद्धि सिद्धि की शादी उसने बड़े धूमधाम से की। किरण ने अपनी कॉलेज की पढ़ाई पूरी की थी, लेकिन वो अपने आप से बहुत नाराज रहता था। उसे ऐसा लगता था कि वो दुनिया का सबसे बदकिस्मत इंसान है। उसकी जिंदगी में कुछ भी सही नहीं हो रहा, और उससे बस गलतियां ही गलतियां होती रहती है। एक दिन उर्मी ने देखा कि ऐसे ही बेचैनी में आकर किरण बहुत सारी नोटबुक पर कलम घसीटी करके उन्हें खराब कर रहा है। किरण, ये लो और एक नोटबुक। किरण अचरज से उर्मी को देखता है। हाँ, इसे भी खराब करो, शायद तुम्हें तसल्ली मिले। उर्मी की बात सुन के किरण चिढ़ जाता है। ये क्या है दीदी, मैं यहाँ टेंशन में हूँ और आप मजाक कर रही है। उर्मी किरण के पास जाती है और उसे प्यार से समझाने की कोशिश करती है। किरण, अपनी गलतियों से सीखो और आगे बढ़ो। हाँ दीदी, मैं कोशिश तो करता हूँ, लेकिन बार बार मुझे मेरी पुरानी गलतियाँ याद आती है और फिर मेरा मन उठ जाता है। इट्स ओके, कल अच्छे से इंटरव्यू देना, पिछली गलतियां मत दोहराना। देखना, ये जॉब तुम्हें ही मिलेगी। चलो अब सो जाओ, गुड नाइट। किरण ने अपनी जिंदगी में बहुत गलतियां की थी, जैसे गलत दोस्त चुनना, गलत लोगों के बहकावे में आकर खुद का नुकसान कर लेना, गलत करियर चुनना। दूसरे दिन किरण अपनी स्वर्गवासी माता पिता की तस्वीर को प्रणाम करके नए जॉब इंटरव्यू के लिए निकलता है। तभी उर्मी दही शक्कर लेके वहां आती है। किरण, लो दही शक्कर। थैंक यू दीदी।
ऑल द बेस्ट, गुड न्यूज़ लेके घर आना। पता नहीं ये बैड लक मेरा कब साथ छोड़ेगा। लाइफ में सब गलत हो रहा है। काश मैंने पिताजी की बात मान ली होती और कॉमर्स के बजाय इंजीनियरिंग लिया होता। आज मेरा करियर बन जाता। किरण को सोच में खोया देख उर्मी उसके कंधे पे थपथपाती है। क्या हुआ, कहाँ खो गए? दीदी, उस जेलसी राजू की बात मानकर मैंने कॉमर्स लिया और खुद का कितना बड़ा नुकसान कर लिया ना। किरण, गलतियाँ सबसे होती है, लेकिन उन्हें याद करके तुम आगे की लाइफ खराब मत करो। फोकस ऑन योर फ्यूचर नाउ। गलतियों से सीखो और आगे बढ़ो, यही सिखाया है ना पापा ने हमें। रात के 8 बजे है, लेकिन किरण अभी तक घर नहीं लौटा, इसलिए उर्मी थोड़ी चिंतित हो गई है। अब तक तो किरण को आ जाना चाहिए था। मोबाइल भी स्विच ऑफ आ रहा है, पता नहीं इंटरव्यू कैसे हुआ होगा। तभी किरण घर आता है। बड़ी देर कर दी तुमने, चलो हाथ मुंह धो लो, खाना खाते हैं। दीदी, किरण अपने आप को कंट्रोल नहीं कर पाता और रो पड़ता है। लगता है सिलेक्शन नहीं हुआ है। अरे कोई बात नहीं, दूसरी कंपनी में ट्राई करना। चलो हाथ मुंह धो लो फटाफट। मुझे नहीं खाना। आई एम अ फेलियर, बिगेस्ट फेलियर। मैं दुनिया का सबसे नाकामयाब इंसान हूँ। उर्मी किरण को शांत करती है। शांत हो जाओ किरण, जिंदगी बहुत बड़ी है। आज तुम्हारा सिलेक्शन क्यों नहीं हुआ? कैसे होता दीदी, मैंने इंटरव्यू दिया ही नहीं। किरण की बात सुन के उर्मी चकित हो जाती है। लेकिन क्यों? तुमने तो अच्छी तैयारी की थी इंटरव्यू की। पता नहीं मुझे क्या हो गया। मेरा नंबर आने ही वाला था और मुझे पसीने छूटने लगे। बहुत नर्वस फील होने लगा, हाथ पांव कांपने लगे और फिर मैं इंटरव्यू दिए बिना ही वहां से निकल पड़ा। ओह, अब तुम ठीक हो या डॉक्टर के पास चले? नहीं दीदी, इसकी कोई जरूरत नहीं। मेरी सारी गलतियां ऐन मौके पे मुझे याद आती है और मेरा हौसला टूट जाता है। मुझे नहीं लगता मैं कभी इससे उबर पाऊंगा। किरण अपने कमरे में चला जाता है और उर्मी सोच में पड़ती है। कैसे इस लड़की को समझाऊं? अगले दिन सुबह किरण उर्मी के कमरे में जाता है। उर्मी अपने डायरी में कुछ लिख रही है। गुड मॉर्निंग दीदी। गुड मॉर्निंग किरण, सॉरी आज ब्रेकफास्ट रेडी नहीं है। कोई बात नहीं, लेकिन सुबह सुबह ये तुम क्या लिख रही हो? तुम्हारे स्कूल की तो छुट्टियां चल रही है ना? हाँ, कल रात डायरी लिखना भूल गई थी, सो अभी पूरा कर रही हूँ। किरण ध्यान से देख रहा है कि उर्मी अपनी डायरी में लिखी एक लाइन रबर से मिटा रही है, लेकिन वो ठीक से मिट नहीं रही। दीदी, ये इंक पेन की लिखावट इस रबर से नहीं मिटेगी। ओह, क्या तुम्हारे पास इसे मिटाने वाला रबर है? नहीं दीदी। किरण की ना सुनते ही उर्मी फिर से उन लाइंस को और जोर जोर से घिसने लगती है, लेकिन कुछ फायदा नहीं होता। दीदी, आपके डायरी का पन्ना गंदा हो रहा है, ये लाइंस नहीं मिटेगी। अरे नहीं, मिटेगी, तुम देखना। उर्मी अब थोड़ा सा पानी उस पन्ने पर डालती है और अपनी उंगली से लाइन को घिस के मिटाने की कोशिश करती है। लाइन तो मिटती नहीं, लेकिन पन्ना खराब हो जाता है। किरण उर्मी की हरकतें अचरज से देख रहा है। उफ, ये लाइंस कितनी जिद्दी है, इतनी कोशिश करने के बावजूद भी नहीं मिट रही। दीदी, आप खामखा परेशान हो रही हो। अब अगर आपने इस पन्ने को और ज्यादा घिसा तो वो फट जाएगा। हाँ पता है, लेकिन मुझे इन अनचाही लाइन से छुटकारा चाहिए। मैं आपको इस अनचाही लाइन से छुटकारा पाने का एक आसान तरीका बताऊं? हाँ हाँ, क्यों नहीं। किरण एक पेन से उन अनचाही लाइंस के ऊपर सीधी लाइन खींचता है। बस हो गया। इन लाइंस पर मैंने काट मार दी है, यानी कैंसिल की है। लेकिन लाइंस तो फिर भी दिख रही है। हाँ, क्योंकि इस इंक पेन की लिखावट कभी नहीं मिटेगी, लेकिन पढ़ने वाला समझ जाएगा कि आपको ये लाइंस यहाँ नहीं चाहिए, आपको हटानी है। तुम सही कह रहे हो। आपके प्रॉब्लम का सॉल्यूशन इतना आसान था और अब बेवजह अपनी एनर्जी और समय बर्बाद कर रही थी। बिल्कुल तुम्हारी तरह। उर्मी की बात सुन के किरण कंफ्यूज हो जाता है। मेरी तरह? मैं तो कभी भी पेन की लिखावट मिटाने की कोशिश नहीं करता, बस ऐसे ही काट मार के आगे बढ़ता हूँ। हाँ, फिर अपनी पुरानी गलतियों को ऐसे ही काट मार के नई शुरुआत क्यों नहीं करते? उन गलतियों को बार बार याद करके जबरदस्ती मिटाने की कोशिश क्यों कर रहे हो? अब उर्मी की बात किरण के पल्ले आ जाती है। हाँ दीदी, तुम सही कह रही हो। मैं तुम्हें नसीहत दे रहा था, लेकिन मैं खुद भी वही गलती कर रहा था। आई एम सॉरी। वेरी गुड। चलो अब नाश्ता करके वेस्ट हो गई एनर्जी वापस लाते हैं और अपनी जिंदगी नए सिरे से शुरू करते हैं। लल्लन रोज की तरह अपने छोटे से रद्दी के ठेले पे बैठा था। लोग रद्दी बेचने आ जा रहे थे। तभी उसकी पत्नी और बेटा वहां आते हैं। सुनिए, आज बंटी की फीस भरने का आखिरी दिन है।
ये लो 500 रुपए, कैसे तैसे जमा कर पाया हो। रेशमा और बंटी निकल जाते हैं और लल्लन सोच में पड़ता है। ये धंधा अब कुछ खास नहीं चल रहा। सबके पास मोबाइल आया है और गांव के नौजवान तो उसी पे ऑनलाइन खबरें देखते हैं। न्यूज़पेपर खरीदी बहुत कम हुई है। बंटी को स्कूल छोड़ के लौटते वक्त रेशमा फिर से ठेले पे आती है। लल्लन को चिंतित देख सोच में पड़ती है। सुनिए, क्या हुआ? सब ठीक तो है? मैं सोच रहा था कुछ और काम धंधा भी शुरू करूं। इस रद्दी के धंधे से हमारा गुजर बसर नहीं होगा। आप ठीक कह रहे हैं। बंटी की पढ़ाई का खर्चा बढ़ते ही जाएगा। क्यों ना हम उसे सरकारी स्कूल में पढ़ाए? नहीं, मैं उसकी पढ़ाई में कोई समझौता नहीं करूंगा। बंटी पढ़ाई में बहुत ही होशियार है और हमेशा स्कूल में अव्वल आता है। कई बार स्कूल के बाद और छुट्टी के दिन वो रद्दी के ठेले पे बैठ के अपनी पढ़ाई पूरी करता है और लल्लन का हाथ भी बटाता है। बंटी, मैं जरा बैंक होके आता हूँ, ठेले पे ध्यान रखना। जी पिताजी। बंटी बड़ा तेज दिमाग है। वो ठेले पे आए ग्राहकों की रद्दी ठीक से तोल के उनसे पैसे की लेन देन करता है। चाची, आपकी रद्दी 3 किलो 700 ग्राम है। ये लीजिए 55 रुपए 50 पैसे। अरे वाह बंटी, बड़े होशियार हो, बिना कैलकुलेटर के हिसाब कर दिया। खाली समय में बंटी ठेले पे आई विविध विषयों की किताबें पढ़ता है और इसी कारण उसका जनरल नॉलेज काफी अच्छा हो गया है। ऐसे साल गुजर गए और एक दिन अनहोनी हो गई। रास्ता क्रॉस करते वक्त लल्लन और रेशमा का एक भयंकर एक्सीडेंट हुआ और उसमें दोनों की मौत हुई। अब बंटी एकदम बेसहारा हो गया। बेटा, तुम चिंता मत करो, मैं तुम्हारा खाना बना दूंगी और तुम्हें शिक्षा भी दूंगी। बंटी, तुम तुम्हारे दूर के चाचा के पास क्यों नहीं चले जाते? वो तुम्हारी परवरिश करेंगे। नहीं चाचा, मेरे पिताजी को किसी का भी एहसान लेना पसंद नहीं था। मैं खुद रद्दी बेचूंगा और अपनी परवरिश करूंगा। जैसा बाप वैसा बेटा। ठीक है, हम तुम्हारे साथ हैं। कुछ दिन बाद बंटी ने रद्दी का ठेला संभाल लिया, लेकिन इस दौरान उसकी स्कूल की पढ़ाई छूट गई। अब उसके स्कूल के कुछ बिगड़ेल लड़के उसका मजाक उड़ाने लगे। अरे वो देखो, हमारे स्कूल का स्कॉलर तराजू लेके बैठा है। क्या तोल रहे हो स्कॉलर? अकल बड़ी की भैंस। अब इसका फ्यूचर तो सेट हो गया है यारो। आखिर रद्दी वाला ही बना अपने फादर के जैसा। लड़कों की बातें सुनकर बंटी दुखी होता है, लेकिन फिर अपने काम में जुट जाता है। नाइट स्कूल में एडमिशन लूंगा तो मैं अपने पिताजी का सपना पूरा कर सकता हूँ। फीस भी कम होंगी। अगले दिन से बंटी नाइट स्कूल जाना शुरू करता है। दिन भर रद्दी का ठेला, किताबें पढ़ना और रात को नाइट स्कूल अब उसका रूटीन बन जाता है। ऐसे ही कुछ दिन निकल जाते हैं। गर्मियाँ शुरू होती है। एक दिन बंटी के ठेले के सामने एक आलीशान कार पंचर होती है। अंदर एक बड़े ऑफिसर बैठे दिखाई देते हैं। सर, आपको पानी चाहिए या आपको थोड़ा आराम करना है तो आप मेरे ठेले की छांव में बैठ सकते हैं। बंटी की समझदारी देख ऑफिसर उसके ठेले पे आके बैठते हैं। उनके हाथ में एक न्यूज़पेपर है। पंचर रिपेयरिंग का काम एक तरफ शुरू होता है, दूसरी तरफ ऑफिसर एक पहेली सुलझाने में दंग हो जाते हैं और बंटी उन्हें ऑब्जर्व करने में। कुछ समय बाद कार ठीक हो जाती है और ऑफिसर वहाँ से निकल पड़ते हैं। पहेली वाला न्यूज़पेपर वो वही छोड़ जाते हैं। अरे ये क्या? लगता है सर गलती से ये न्यूज़पेपर भूल गए हैं। गाड़ी का नंबर नोट करता हूँ। बंटी फुर्ती से कार का नंबर नोट करता है। अब उसका ध्यान न्यूज़पेपर की पहेली पे जाता है। ओह, इस महाशब्द पहेली का सिर्फ एक ही शब्द बाकी है, बाकी तो सर ने सुलझा ली है। बंटी रोज रद्दी में आने वाली पेपर्स की पहेलियाँ सुलझाते सुलझाते एकदम माहिर हो जाता है। इसीलिए बचा हुआ शब्द आसानी से पहचान कर पूरी महापहेली सुलझा लेता है। जो काटे तो चुभती है लेकिन उल्टा काटती नहीं, जो एक बार बढ़ने लगे तो बिल्कुल रुकती नहीं। एकदम आसान जवाब था। ये शब्द पहेली तो कंप्लीट हो गई। अब बंटी की नजर उस पहेली के इनाम पर जाती है और उसे आश्चर्य का धक्का लगता है। ओह, इस महापहेली को सुलझा के जो सबसे पहले भेजेगा उसे 1 करोड़ रुपए का इनाम मिलेगा। बंटी बिना वक्त बर्बाद किए पोस्ट ऑफिस पहुंचता है। उस न्यूज़पेपर को उसमें दिए गए एड्रेस पे पोस्ट करता है और फिर अपने रूटीन में व्यस्त हो जाता है। 1 महीने बाद बंटी के सामने एक नई मुसीबत खड़ी होती है। उसके ठेले के सामने कोई और रद्दी की दुकान खोलता है और ज्यादा भाव में रद्दी लेना शुरू करता है। बंटी के सारे ग्राहक अब उस नई दुकान में जाने लगते हैं। अब तो मेरा इस धंधे में टिकना कठिन है। दूसरा कुछ काम देखना होगा, लेकिन पढ़ाई अधूरी रह जाएगी। बंटी अपना ठेला बंद करने की सोच ही रहा था कि तभी कुछ प्रसार माध्यमों की गाड़ियां वहां आती है।
चैनल के रिपोर्टर्स, कैमरामैन आदि बंटी को घेर लेते हैं। सारा गांव जमा हो जाता है और बंटी पूरी तरह से उलझन में पड़ता है। नमस्कार बंटी जी, इतनी बड़ी सफलता पाने के बाद आपको कैसा लग रहा है? बंटी जी, हमें बताइए, आपने ये महाशब्द पहेली सुलझाई कैसे? कौन है आपकी प्रेरणा? जी आप क्या कह रहे हैं? कौन सी पहेली? एक रिपोर्टर उसे वो शब्द पहेली दिखाता है और बंटी चकित हो जाता है। ये देखिए बंटी जी, आपने ये 1 करोड़ के इनाम वाली महाशब्द पहेली सुलझाई है। कॉन्ग्रेचुलेशंस, आप करोड़पति बन गए हो, वो भी इतनी कम उम्र में। अब बंटी को सारी बातों का खुलासा हो जाता है। ये बात है, अगर मैं ये स्वीकार करूं कि वो पहेली मैंने ही सुलझाई थी और 1 करोड़ लूं तो मेरी जिंदगी आसान बन जाएगी। बंटी कुछ उलझन में पड़ता है। देखिए, ये पहेली मैंने नहीं सुलझाई है, इसलिए इस इनाम का असली हकदार मैं नहीं हूँ। बंटी की बात सुन के सारे उपस्थित लोग अचरज में पड़ते हैं। क्या बोल रहा है ये लड़का? लगता है शौक में गया है। मुझे लगा ही था ये छिचुंदर का ये महापहेली सुलझाएगा। पागल है क्या? 1 करोड़ पे पानी फेर रहा है। बंटी जी, आप कहना क्या चाहते हैं? देखिए, इस इनाम का असली हकदार वो है जिनके गाड़ी का नंबर MP06 AB5432 है। अरे ये तो चैटर्जी सर के कार का नंबर है ना, इस न्यूज़पेपर के ओनर। व्हाट अ कोइंसिडेंस, व्हाट अ न्यूज़। तभी बंटी ने बताई कार वहाँ आती है और कार से वही ऑफिसर उतरते हैं। वो बंटी के पास आते हैं। बंटी, इस इनाम का असली हकदार मैं नहीं, तुम हो। सर प्लीज हमें सारी हकीकत खुल के बताइए। ये श्योर, मैंने आखिरी एक जवाब ना आने पे वो न्यूज़पेपर फ्रस्ट्रेट होके बंटी की दुकान में फेंक दिया था। मेरे ही न्यूज़पेपर ने मुझे चैलेंज किया था और हराया था, इसीलिए मेरा ईगो हर्ट हुआ था। मिस्टर चैटर्जी की बात सुन के सारे लोग चकित होते हैं। लेकिन आज बंटी की ईमानदारी और होशियारी देख के मेरी आंखें खुल गई और मेरा इंटेलिजेंट होने का घमंड भी उतर गया। चैटर्जी की बातें सुन के सारे उपस्थित लोग तालियां बजाते हैं। बंटी की आंखें भर आती है। बंटी, आज से तुम सिर्फ और सिर्फ पढ़ाई करोगे और अपने माता पिता का सपना पूरा करोगे। मिस्टर चैटर्जी बंटी को 1 करोड़ का चेक प्रदान करते हैं। सारा गांव बंटी की नम्रता, ईमानदारी और होशियारी देख के सराहना करता है। काश आज माँ और पिताजी होते।